तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। कुछ इलाकों में 10 से 20 मीटर तक की ही विजिबिलिटी है। सड़कों पर चलना मुश्किल, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और इसकी वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा जो है वो नजर आएगा और इसी तरह की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर देखने को मिल रही है। लोग गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है क्योंकि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। उसने अपनी पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है और इसी तरह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते मजबूरन पार्किंग लाइट जलाकर वो सफर करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाई रहेगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बुधवार की सुबह की बात करें तो आज मौसम विभाग के अनुसार तापमान मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और मैक्सिमम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विवेक और अभिजीत इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। सबसे पहले चलते हैं विवेक के पास। विवेक, आप कहां हैं इस वक्त और फिलहाल क्या स्थिति है दिल्ली में? यातायात की, कोहरे का कैसा असर देखा जा रहा है? देखिए, इस वक्त मौजूद है मंडी हाउस इलाके में, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है और इसी कोहरे की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पार्किंग लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर के आसपास आंकी गई है, यानी कि कुछ देर दूरी पर जाते ही कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा और इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात राजधानी दिल्ली एनसीआर में बने रह सकते हैं। हल्के बादल छाए रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और साथ ही बात की जाए तो बुधवार सुबह की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास और जो मैक्सिमम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो साफ है कि घने कोहरे की चादर जो है उसने राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली में कोहरे की चादर छाई रहेगी, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ेगा। रेल यातायात पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। कई ट्रेनें कैंसिल हुई है बताया जा रहा है, तो कुछ ट्रेनें जो है वो डिले हुई है। डिटेल्स आना अभी कुछ देर बाद आना भी बाकी है। कुछ देर बाद हो सकता है कि डिटेल्स आए, कौन कौन सी ट्रेनें डिले है और कौन कौन सी लेट चल रही है और कौन सी कैंसिल हुई है। फिलहाल की बात की जाए तो रेल यातायात पर इसका असर जो है वो ठीक है। बिल्कुल विवेक, लौटेंगे आपके पास। और देखिए अभिजीत मिंटो रोड से हमारे साथ जुड़ चुका। अभिजीत, मिंटो रोड पर क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार को धीमा जरूर कर दिया। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे ये मिंटो रोड का आप नजारा देखिए तो यहाँ पर गाड़ियां देखिए किस तरीके से पार्किंग लाइट जलाते हुए गाड़ियों को आना पड़ रहा है। और पीछे की विजिबिलिटी अगर हम दिखाएं तो रेलवे ट्रैक भी है और ट्रेन भी गुजरती हुई ट्रैक से आपको धुंधली दिखाई देगी। वहां पर हल्की सी एक दृश्य दिखाई देगा, सामने आपको घड़ी दिखाई देगी जिसपे आपको समय, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं है। 50 मीटर के आसपास ही विजिबिलिटी है। दूसरी तरफ हम बात करें तो कनॉट प्लेस का ही नजारा हम आपको दिखा देते हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियां आ रही है उनकी रफ्तार जो है वो किस तरीके से धीमी हो गई है। तो इस तरह का नजारा दिल्ली एनसीआर में जगह जगह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे के बाद भी इस तरह का आलम है और जो वेदर फोरकास्ट है उसके मुताबिक अब खुली धूप नहीं रहने वाली है, यानी कि शीत लहर में जिस तरीके का मौसम होता है उस तरीके का, और तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो सेंट्रल दिल्ली कनॉट प्लेस से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो तमाम गाड़ियां आप देखेंगे उसमें पार्किंग लाइट आपको जलती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह की स्थिति है। लोगों को सुबह के वक्त जो है वो ट्रैवल करने में, जो लोग खासकर गाड़ियों से इस वक्त हम समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वालों को शुक्रिया आप दोनों का इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास धमाके की जांच जारी है। मौके से राजदूत के नाम एक पत्र मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के साथ एजेंसियां जांच में जुटी हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में इजरायली दूतावास के पीछे धमाके की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया।
दिल्ली पुलिस रात भर जांच में जुटी रही, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौके से राजदूत के नाम के एक पत्र के अलावा धमाके से जुड़ा कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। शाम 6 बजे के आसपास दूतावास गेट के अंदर ड्यूटी कर रहे तेजू छेत्री ने सबसे पहले इस धमाके की सूचना दी। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। क्या हुआ था? तो हम अपना, मैं इस गेट के अंदर ड्यूटी है मेरा। गेट से अंदर है, बाहर नहीं। तो मैं अपने ड्यूटी में था। इसमें कोई आवाज़ ऐसा है कि कोई टायर फट गया गाड़ी के या कुछ ही फटा, तो आवाज़ आया। तो हमने 2-3 मिनट देखा, हमने अपना दफ्तर के अंदर इधर उधर, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले जस्ट, तो वहाँ पे एक पेड़ है, उसके ऊपर कुछ धुआं जा रहा था। अच्छा। इतने देखा हमने। सूत्रों के मुताबिक इजरायली और भारतीय एजेंसियां दोनों ही संदिग्ध पत्र की जांच कर रही हैं। और गाजा में इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच दिल्ली में हुई घटना ने सबको सन्न कर दिया। धमाके की जगह से TV9 भारतवर्ष संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे पृथ्वीराज रोड पर जहां मैं मौजूद हूं, यानी कि एम्बेसी के बैक साइड में एक धमाका हुआ है और यहां पर लोगों ने आवाज़ के साथ धुआं भी उठता देखा। और आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इस जगह को इस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया था और 2 घंटे तक पड़ताल चली। ना सिर्फ इस इलाके को बल्कि इस पूरे तकरीबन 100 से 200 मीटर का जो इलाका है, इसको पूरी तरीके से छाना गया। और छानने के बाद में हमारे सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस को यहाँ से एक लेटर मिला है। उस लेटर में क्या था वो भी बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा है कि इसी जगह से एक लेटर मिला था जिसमें इजरायली दूतावास के जो राजदूत हैं उनको वो लेटर एड्रेस किया गया था, जिसमें आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं, गाली गलौज की भी बात आ रही है। साथ में ये पता लग रहा है कि वो जो लेटर है वो एक झंडे में रैप किया हुआ था। और समंदर में शिप पर हमलों की घटना पर भारत अलर्ट। जी हां, हमलों से निपटने में जुटी भारतीय नौसेना नेवी चीफ ने समंदर में तैनाती की जानकारी दी। इजरायल और गाजा युद्ध की वजह से भारतीय समुद्री सीमा में हमले बढ़े हैं। भारत से जुड़े समुद्री जहाजों पर हुए ड्रोन हमले को लेकर खुद नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने बड़ा खुलासा किया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि समंदर में पिछले 35 दिनों में 30 मर्चेंट शिप को टारगेट किया गया। भारत की सीमा में सबसे नजदीक हमला केम प्लूटो शिप पर हुआ। पोरबंदर से करीब 217 नॉटिकल माइल की दूरी पर मर्चेंट शिप को टारगेट किया गया। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भारतीय नेवी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। केम का जो अटैक हुआ था वो 220 माइल्स में बोला था कि गुजरात कोस्ट से, हमारा कोस्ट लाइन से, मतलब हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से उससे भी बाहर है। मतलब ये कोई कंफर्ट लेवल की बात नहीं है। अरब सागर में घातक युद्धपोतों की तैनाती के अलावा एयरक्राफ्ट सर्विलांस भी तेज कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त एक्शन का संकेत दिया है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह और जेपी नड्डा। जी पश्चिम बंगाल में आईटी और सोशल मीडिया मीट में हुए शामिल। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल में 35 सीट जीतने का दिया लक्ष्य। शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशान। बीजेपी मिशन 2024 में जी जान से जुट गई है। पार्टी पश्चिम बंगाल पर ज्यादा जोर दे रही है। दीदी के गढ़ को ढाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। शाह ने एक बार फिर तृणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा वार किया है। शाह ने बंगाल विजय के लिए सोशल सेना तैयार करने और उसके प्रचार पर ज्यादा जोर दिया है। आईटी और सोशल मीडिया टीम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल में सोशल मीडिया का ज्यादा महत्व है। सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को बंगाल के हर घर में बीजेपी का कमल निशान और मोदी जी फिर से एक बार का नारा पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। मीटिंग में शाह ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 35 पर विजय पताका फहराने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि इस बार 35 कमल बंगाल से आएंगी तो पीएम मोदी बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। शाह ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि 2025 में दीदी बीजेपी को हल्के में ले रही थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में 18 और विधानसभा में 77 सीटों पर जीतकर अपनी ताकत का एहसास दिला दिया। और आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने और क्या कहा। पश्चिम बंगाल में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एकमात्र आधार सोशल मीडिया है, क्योंकि यहां पर प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया दीदी के भय से
इनके पैसों के कारण भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाते ही नहीं है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ये ठान ले कि दीदी को जो करना है वो करे। बंगाल के हर वोटर के घर में भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान जाएगा और मोदी जी फिर से एक बार का नारा जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नेताजी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना है, कवि गुरु की कल्पना का बंगाल बनाना है, तो एक काम करना है, ममता की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन पर टिप्पणी की है। हिंदू धर्म को लेकर मौर्य ने क्या कहा और उससे पार्टी क्या कह रही है, आइए देखते हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सनातन धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य ने धोखा बताया है। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नेताओं को नसीहत देते हैं कि धर्म विरोधी टिप्पणी ना करें, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मानने वाले कहाँ हैं? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। मौर्य के बयान पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल ड्रामा कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कि लोग जाने कोई स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप का चीज है, इसीलिए सब ड्रामा है, वरना लोग उनको भूल गए, कुछ बचा नहीं उनके पास। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने कहा कि स्वामी प्रसाद ने मानसिक संतुलन खो दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इस बयान के बाद आम लोगों में भी गुस्सा है। लखनऊ में हिंदू संगठन ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। बीजेपी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को, श्री अखिलेश यादव जी को इसको जवाब देना चाहिए और हिंदू धर्म इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ है, जनता भारतीय पार्टी के साथ है। लगातार भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको इलाज की सख्त जरूरत है। उनका इलाज जितनी जल्दी करा दिया जाए और समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि ये बयान देना। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बेवजह उनको उकसाकर उनसे इस प्रकार के बयान दिलवाने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद बार बार हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, सनातन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अमेठी में राहुल गांधी की हार के पीछे ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका है। यह दावा कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने TV9 से बातचीत में किया है। सैम पित्रोदा ने मशीन से वोटिंग पर गंभीर सवाल उठाए। चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में भी ईवीएम के मुद्दे को जोर से उठाने का फैसला किया गया। वहीं राहुल गांधी के विश्वस्त और करीबी नेता सैम पित्रोदा ने TV9 से खास बातचीत में ईवीएम पर सवाल उठाया है। शंका है, टेक्निकली हमने एक्सपर्ट्स लोगों से भी बात की है, सब मानते हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। सैम पित्रोदा ने अमेठी में राहुल गांधी की हार को भी ईवीएम की खराबी से जोड़ने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि अमेठी की हार को लेकर आपके मन में कोई संशय है क्या? हमारे मन में है, लेकिन वो बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। हम तो कह रहे हैं 2024 का ध्यान दीजिए। पित्रोदा ने ईवीएम में खराबी के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि 2024 में ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो इसका विरोध होना चाहिए। अब देखना होगा मिशन 2024 में ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद रहता है। और मिशन 2024 से पहले जेडीयू में सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी अभी इससे इनकार कर रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सभी पार्टियां मिशन 2024 में जुट गई हैं। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में उठापटक तेज हो गई है।
TV9 सोर्सेज से पता लगा है कि जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सब चर्चा के बीच 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जनता दलियों में कुछ भी हो सकता है और जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही मिल रहे हैं कि ललन सिंह के स्थान पर किसी नए व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जनता दलियों भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण नहीं दिया उन्होंने। जेडीयू के नेता ललन सिंह के इस्तीफे की बात को बेबुनियाद बता रहे हैं। जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल। मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। जेडीयू नेता भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हों, लेकिन इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। और बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। नेताओं ने आला कमान से सीट शेयरिंग को लेकर बात की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। मिशन 2024 को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने आला कमान से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की। नेताओं ने बिहार में गठबंधन में संतोषजनक सीटों के साथ जीतने वाली सीटें लेने की वकालत की। आला कमान ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को आश्वासन देते हुए संगठन को और मजबूत करने को कहा। बताया जाता है कि 29 दिसंबर को पार्टी गठबंधन समिति के सामने बिहार कांग्रेस की सीटों को लेकर अपना पक्ष रखेगी। बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है, विस्तार से आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना। और लगातार बयानबाजी के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान से बात की। आला कमान ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है। पंजाब कांग्रेस से उठ रहे विरोधी सुर को पार्टी ने दबाने की कोशिश की है। पार्टी हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस नेताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है। सूत्रों के माने तो पार्टी ने कहा है कि अगर कोई भी नेता पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो ये है, क्लोज डोर मीटिंग, हमारी क्लोज डोर मीटिंग थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इधर डिस्कस नहीं करते। आला कमान ने पंजाब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। पार्टी नेता खुले मन से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की लीडरशिप ने हमें बात कही है कि आपके व्यूज को बहुत सीरियसली लेते हैं और जो कांग्रेस है वो एक सोच, एंड पंजाब हैज ऑलवेज विस्टूड। जो आज नेशनल गवर्नमेंट सारे हिंदुस्तान में कहीं जीत गई होगी, मगर पंजाब ने वहां भी इसका मुंह मोड़ा है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आला कमान ने कहा कि सभी फैसले सोच समझ कर लिए जाएंगे। और राजस्थान में भजन लाल शर्मा कैबिनेट का विस्तार आज हो सकता है। सूत्रों की माने तो 18 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार पर जारी सस्पेंस खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ लिए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। कई दिनों तक मैराथन मीटिंग के बाद अब कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो आज मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 12 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से मंत्रिमंडल गठन पर कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही मंत्री पद की कोई लिस्ट जारी की गई है, लेकिन चर्चा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा उनके नाम पर आला कमान से बात हो चुकी है। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीपीएम शामिल नहीं होगी। बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं सही। बाईस जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है।
कई पार्टियों में इस कार्यक्रम में शामिल होने के न्योते भेजे गए हैं। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा कि उनकी पार्टी इस समारोह में शामिल नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं। वृंदा करात के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। मेरे को एक रामचरितमानस की चौपाई की पंक्ति याद आ रही है, कोई है वही जो राम रचि राखा। तो जो हरी इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिनको राम चाहेंगे। वो आएंगे भी नहीं, उनको आना ही नहीं है, तो उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। और पीएम के अयोध्या दौरे पर विशेष तैयारी। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात। पीएम की सुरक्षा को लेकर अयोध्या में रिहर्सल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को आखिर कैसे रोड शो करके निकलेंगे, उसकी एक झांकी दिखाते हैं आपको। ये रिहर्सल हो रहा है एसपीजी यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की टीम रहती है, वो आज एक रिहर्सल कर रही है। वो इसी तरीके से शहर में, जब से कि आपको पता है कि 30 दिसंबर को आएंगे, सबसे पहले वो एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, फिर धर्मपथ, रामपथ, भक्ति पथ होते हुए वो अयोध्या में बने हुए नए रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां वो उद्घाटन करेंगे, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर उसके बाद में वो जाएंगे आपको इस जनसभा करने के लिए। 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा होगा, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां बिल्कुल आखिरी दौर में है। 28 तारीख को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां आकर के तैयारियों का जायजा लेंगे कि क्या इंतजाम फुल प्रूफ हैं या नहीं। और लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता राम मंदिर को वर्ल्ड क्लॉक भेंट की है और ये घड़ी एक साथ 9 देशों का समय बताएगी। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। अयोध्या में दिन रात भव्य और दिव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। पूरे देश और दुनिया से लोग इस मंदिर निर्माण में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं, लेकिन लखनऊ के एक शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक छोटे से सब्जी व्यवसायी ने मंदिर के लिए खास घड़ी तैयार की है। ये घड़ी एक साथ 9 देशों का समय बताएगी। आज मैंने एक वर्ल्ड क्लॉक समर्पित किया है राम जी को, और ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक है जिसमें आप एक क्लॉक में 9 देशों का समय देख सकते हैं। घड़ी एक है, सुई एक है, और वही सुई मिनट और घंटा दोनों बताती है, और एक साथ आप 9 देशों का समय देख सकते हैं। अनिल साहू ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से इस घड़ी के बारे में सोच रहे थे। तब कहीं जाकर साल 2017 में उन्होंने इस घड़ी को अंतिम रूप देना शुरू किया। एक ही घड़ी, एक ही सुई, एक ही समय पर 9 देशों का वक्त बताती है। इस घड़ी का पेटेंट भी भारत सरकार की ओर से हो चुका है। अयोध्या में बने इस मंदिर में देश ही नहीं, विदेश में रह रहे भारतीयों ने भी योगदान दिया है। और पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से की है बात। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर हुई चर्चा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत। आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर चिंता जताई। अरब सागर में तनातनी और इजराइल हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच विकास के अलावा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच पश्चिमी एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। पीएम ने आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने में सहमति जताई। क्राउन प्रिंस से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने लिखा कि हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन के नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
रूस यूक्रेन जंग किसी भी वक्त नाटो रूस के रण में बदल सकती है, जिसकी चपेट में 80 से ज्यादा देश आ सकते हैं। दरअसल रूस का दावा है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन में आर्मी बेस बनाने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका आर्कटिक में अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। क्या यूक्रेन युद्ध महाविनाश लाने वाला है? क्या सदी की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है? क्या अब रूस और अमेरिका सीधे टकराएंगे? ये सवाल यूं ही नहीं है। इन सवालों की पृष्ठभूमि में बीते 24 घंटे में बने वो समीकरण हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही का अलार्म बजा दिया है। ऐसी तबाही जो यूक्रेन की जमीन से शुरू होकर जर्मनी, जापान, स्पेन और आर्कटिक तक जा सकती है। और तबाही के मध्य में होंगे दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश, अमेरिका और रूस। दरअसल रूस यूक्रेन के नए शहरों पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन रूस के साथ जंग में हार रहा है। ऐसे में खबर है कि नेटो यूक्रेन में सीधी एंट्री ले सकता है। हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन में मिलिट्री बेस बना सकते हैं। इधर मीडिया में मिलिट्री बेस की खबरें आई, उधर क्रेमलिन में बैठे राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए, जिसके बाद जवाब देने के लिए दिमित्री मेदवेदेव सामने आए और नाटो को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को चेतावनी देते हुए कहा, ये गेम प्लान है, हम यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। यूक्रेन में कोई सैन्य बेस नहीं बनाने दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो रूस बिना देर करे हमला करेगा। रूस के तेवरों से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन में नेटो देशों को आने की इजाजत नहीं देगा। अगर नेटो सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा तो प्रलय आना तय, जिसकी जद में यूरोप के ज्यादातर देश होंगे। विनाश के संकेतों की पटकथा सिर्फ यही खत्म नहीं होती। दरअसल रूस के अंदर ही अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले की मांग होने लगी। पुतिन के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि रूस दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला करे। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले को लेकर रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवियोव का बयान सामने आया है। सोलोवियोव ने कहा, यूरोप से सभी अमेरिकी सैनिकों को हटा देना चाहिए। रूसी सैन्य अड्डे दूर मौजूद देशों में होने चाहिए। पश्चिमी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कब्जा किया जा सकता है। हमें इसकी शुरुआत इटली से करनी चाहिए। साफ है, यूक्रेन में नेटो सैन्य बेस बनाने की खबरों ने युद्ध की एक नई चिंगारी फूंक दी है, जो और भड़की तो इसकी जद में दुनिया का 80% हिस्सा धू धू कर जलने लगेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको दुनिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों के बारे में जानना जरूरी है। कुल 80 देशों में अमेरिका के 750 मिलिट्री बेस है। अमेरिका के 1,73,000 जवान 159 देशों में मौजूद हैं। अमेरिका के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस जापान में है, जिनकी संख्या 120 है। जर्मनी में 119 मिलिट्री बेस, साउथ कोरिया में 73 मिलिट्री बेस है। मिडिल ईस्ट में भी बड़े पैमाने पर अमेरिका की मौजूदगी है। तुर्की में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस है, जबकि सऊदी अरब और कुवैत में 10-10 मिलिट्री बेस मौजूद है। अगर क्रेमलिन से अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह करने का आदेश जारी हुआ तो इन सभी देशों में आग लगनी तय है। अमेरिका और रूस के बीच सुलगती चिंगारी आर्कटिक तक भी पहुंच चुकी है।
अमेरिका से जारी एक नक्शे ने दुनिया के सबसे कठोर, सर्द और बर्फीले इलाके में जंग के आसार पैदा कर दिए हैं। अमेरिका ने एक मैप जारी किया है जिसमें उसने आर्कटिक में अपनी मेरी टाइम लिमिट्स यानी आर्कटिक सागर में अपनी सीमाओं को निश्चित दूरी से कई किलोमीटर आगे दिखाया है। रूस का दावा है कि अमेरिका आर्कटिक में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने अमेरिका को हद में रहने की हिदायत दी है। मगर सवाल है कि अमेरिका दुनिया के सबसे सर्द इलाके में अपना बेस क्यों बनाना चाहता है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है आर्कटिक में रूस की बेहिसाब सैन्य ताकत, जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह है आर्कटिक में रूस का मिलिट्री बेस। इस तरह के कई विशाल मिलिट्री बेस रूस आर्कटिक में तैयार कर चुका है। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा बेस एडवांस बनाए हैं। यहाँ एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। आर्कटिक में रूस की कई सबमरीन और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले आइस ब्रेकर भी तैनात हैं। आर्कटिक में रूस की ऑपरेशन पावर अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह है रूस के एडवांस मिलिट्री बेस। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग हवाई जहाज के निशान नेटो के एयर बेस हैं और लाल रंग के रूस के एयर बेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयर बेस सभी नेटो देशों से ज्यादा है। साफ है आर्कटिक में रूस का कोई मुकाबला नहीं और रूस के इसी दबदबे को कम करने की कवायद अमेरिका शुरू कर चुका है, जो दुनिया में महासंग्राम का खतरा बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन की हार दिखने लगी है। रूस के हथियारों ने नाटो के 31 देशों को बेदम कर दिया। इसमें भी पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्रों ने जंग में निर्णायक भूमिका निभाई है। रूस के 5 विध्वंसक हथियारों ने नाटो के बड़े बड़े हथियारों को कबाड़ बना दिया है। रूस के विध्वंसक हथियारों के आगे नेटो देशों की संयुक्त ताकत भी कुछ नहीं कर पाई। रूस के कुछ हथियारों ने यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल दी। अपने इन हथियारों के दम पर रूस ने अमेरिका के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल और अब्राम्स टैंकों के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक को भी बेदम कर दिया। नेटो के ज्यादातर हथियारों के नाकाम होने के बाद अब हालत यह है कि यूक्रेन बिल्कुल खाली हो चुका है। यूक्रेन के पास बारूद की भी कमी हो गई है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद भी रुक गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नेटो की पूरी ताकत साथ होने के बाद भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस कैसे फेल हो गया। आखिर पुतिन के वो कौन से 5 हथियार हैं जिनके आगे नेटो के 31 देशों के हथियार नाकाम हो गए? तो रूस के उन खतरनाक हथियारों के नाम भी सुन लीजिए। पहला हथियार है रूस की किंजल मिसाइल। दूसरा है Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर। तीसरा लैंसेट ड्रोन। चौथा T-90 बैटल टैंक और 5वां हथियार है टोर M2 मिसाइल सिस्टम। रूस के ये वो हथियार हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में नेटो को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया। इसमें रूस का सबसे घातक हथियार है किंजल मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है। किंजल मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। स्पीड 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी पेलोड क्षमता 480 किलो है। रूस की इस घातक मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस या मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता।
रूस की किंजल मिसाइल ने जंग में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा, हथियार डिपो, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने भी नेटो देशों के हथियारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अथाह बारूद बरसाकर नेटो देशों के भारी भरकम हथियारों का कबाड़ बना डाला। पिछले साल मई की शुरुआत से ही जंग में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर विनाश बनकर उड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को Ka-52 हेलीकॉप्टरों ने जमकर निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की बुनियाद हिला दी थी। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 ने अमेरिका के ब्रैडली और जर्मनी के लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को बड़े पैमाने पर तबाह कर डाला। Ka-52 रूस का मुख्य अटैक हेलीकॉप्टर है। ये बेहतरीन एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसमें ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की एक क्षमता है। यूक्रेन की जंग में शाहिद ड्रोन की तरह खतरनाक लैंसेट ड्रोन भी बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। यूक्रेन की जंग में रूस ने शाहिद के बाद अगर किसी ड्रोन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है तो वो है लैंसेट। लैंसेट ड्रोन की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। इसकी टारगेट क्षमता को 60 से 70 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसे आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रूस ने नेटो के हथियारों के जवाब में अपने सबसे भरोसेमंद टैंक T-90 और टोर M2 मिसाइल सिस्टम का भी भरपूर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के T-90 टैंक के मुकाबले अमेरिका के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल और अब्राम्स टैंकों के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत यह है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भी टैंक नहीं है। ज़ेलेंस्की को इस जंग में टिके रहने के लिए न सिर्फ बेहतरीन हथियार चाहिए बल्कि उन हथियारों को चलाने वाले भी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों के डिलीवरी में भी देरी की, जबकि इस बीच रूस ने टोर M2 मिसाइल सिस्टम जैसे अपने दमदार हथियारों के दम पर बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।